नेपाल में चीन से आए सैलाब ने महातबाही मचाई। तिब्बत से सटा नेपाल का इलाका बर्बाद हो गया। तबाही इतनी बड़ी है कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए और कितने लापता है, इसकी अभी तक सही पिक्चर सामने निकलकर नहीं आई है। और तबाही के बीच नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल चुका है। नेपाल की यह तबाही मेड इन चाइना है। क्या चीन ने नेपाल से तबाही छिपाई? क्यों चीन पर सवाल उठ रहा है, हम आपको बताएंगे। नेपाल में आए महाविनाशकारी सैलाब में कितने देशों के लोग लापता हैं, पूरी जानकारी आपको आज मिलेगी इंडिया टीवी पर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लीजिए। नेपाल में हुई तबाही में लापता होने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ गई है। नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक इसमें भारत के करीब 300 लोग लापता हैं। इस आपदा में कुल 162 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 800 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई खबर नहीं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 28 से ज्यादा देशों के लोग या तो लापता हैं या सैलाब की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। कल तिब्बत में बर्फीले तूफान के बाद नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में भयंकर तबाही आई, जिसमें देखते ही देखते सैकड़ों मकानों, कई बस्तियों का नाम और निशान मिटा दिया। सैलाब के साथ आए चट्टान और मलबे अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहाते लेते चले गए। और उसके बाद अब नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड पर चल रहा है। भारत ने भी अपना पड़ोसी धर्म निभाया है और कल आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से बात की और उसके कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने राहत की पहली खेप भी भेज दी। 10 टन राहत सामग्री लेकर वायुसेना का खास विमान नेपाल के काठमांडू पहुंचा और राहत कार्य में भारत की ओर से जो टीम गई है वो भी काम करना शुरू कर चुकी है। और ये तस्वीरें एक बार फिर से ये बताने के लिए काफ़ी है कि कल किस तरह की आपदा नेपाल के ऊपर टूटी थी और किस तरह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और हजारों की तादाद में लोग अभी भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। और करीब करीब 2 ज़िले जिसमें आते हैं, जिसमें रसुआ है और ढांडी डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों ही ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से जब कुदरत का कहर टूटता है तो उसके सामने इंसान बेबस नज़र आता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको जो भक्तकोशी नज़र आ रही है और त्रिशूला नदी है, तो 2 है, भक्तकोशी और साथ ही त्रिशूला नदी। इसमें जो सैलाब आया था, जो उफान आया था, उसके चलते सबसे पहले रसुआ जो एक बड़ा इलाका पड़ता है, रसुआ धांची इसका हेडक्वार्टर, तो धांची की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुल, मकान सब कुछ बह जाता है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप पानी का फोर्स देखिए, पानी का करंट देखिए, इतनी तेजी से पानी आया और इतने बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबे के साथ आया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। 80 पुलों का बह जाना, आप समझिए आजकल की जो पुल की टेक्निक है, वो पिलर्स खड़े कर दिए जाते हैं और फिर बड़े बड़े स्लैब से उन पिलर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। बड़े बड़े स्लैब जो हैं, जो सीमेंट के बने हुए हैं, कंक्रीट के बने हुए हैं, जिसमें टनों सरिया लगा हुआ है, वो पानी के साथ ऐसे बह रहा है जैसे कोई तिनका। और यही स्लैब आगे के सारे पुलों के पिलर्स को गिराता हुआ जा रहा है और इस तरह से 80 पुल तबाह हो गए। और जो भारतीय जो इसमें जिनकी लापता होने की खबर है वो और परेशान करने वाली है। 300 तादाद हो चुकी है भारतीयों की, जो शुरुआत में करीब 150 बताई जा रही थी, वो अब दोगुना हो चुकी है। 300 भारतीय इस त्रासदी में अब तक लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं है। एक और बड़ी खबर, नेपाल में आई तबाही की तस्वीर हर घंटे इससे जो मरने वालों का और लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस हादसे ने भारत को काफ़ी दर्द दिया है। भारत के लापता होने वाले लोगों की संख्या अब 300 हो चुकी है। इनमें ईशा फाउंडेशन के 77 लोग हैं। ये लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे और इमिग्रेशन ऑफिस के पास इकट्ठा थे। उसी वक्त ये तबाही आई। ईशा फाउंडेशन के अलावा भी कैलाश यात्रा पर जा रहे 59 और लोग लापता हैं। अगर राज्यों की बात की जाए तो भारत के तमिलनाडु के 37 लोग, बंगाल के 32 लोग लापता हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला है, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि भारत के करीब 300 लोग भी कल आई त्रासदी में लापता हो गए हैं। और इसके बारे में जो जानकारी आ रही है, जिसमें हम आपको पूरा आंकड़ा भी दिखा देते हैं। नेपाल में जो प्रलय आया उससे कुल 750 से ज़्यादा लोग इस वक्त लापता हैं और ये आंकड़ा 1000 तक जा सकता है। इसमें विदेशी कितने हैं? 28 देशों के 466 से ज़्यादा लोग हैं।
अब ईशा फाउंडेशन के 77 लोग हैं जो भारतीय थे, जिसमें कुछ बताया जा रहा है एनआरआईज भी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्री इसमें 59 लोग थे जो जैसे ईशा फाउंडेशन के साथ ही वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। उसी तरह से करीब जो भारतीयों की संख्या है वो 300 तक आ जाती है और जो विदेशी नागरिक हैं उनकी संख्या 467 तक पहुंच गई है। अब इसमें जैसे तमिलनाडु से 37 लोग हैं, बंगाल से 32 लोगों का ग्रुप है जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसी तरह से महाराष्ट्र के भी एक ग्रुप गया हुआ है जिनके बारे में जानकारी मिले कि सुरक्षित है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो लगातार ये आंकड़े सामने आए हैं, इसके चलते ये समझ में आता है कि कल की त्रासदी कितनी खतरनाक थी। 28 देशों के 466 लोग और उसमें से 300 भारतीयों को माइनस कर दिए तो 166 लोग दूसरे बाकी देशों के हैं। बहरहाल नेपाल की तबाही मेड इन चाइना है, लेकिन नेपाल में इतना विनाशकारी सैलाब आखिर कैसे आया, ये सवाल सबके जहन में। इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं, लेकिन अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से यह बताया गया कि ग्लेशियर फटने के कारण पहले तिब्बत में सैलाब आया, उसके बाद उफनाई भोटे कोशी नदी में नेपाल में तबाही आई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तिब्बत में बर्फीले तूफान की वजह से 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। पहले एक थ्योरी ये दी जा रही थी कि भूकंप के बाद तिब्बत में बर्फीला तूफान आया, लेकिन अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी स्टडी के बाद तस्वीर को साफ कर दिया। अब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये त्रासदी हुई है। अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से जो बात बताई गई, थ्योरी क्या थी कि पहली थ्योरी थी कि तिब्बत के ग्लेशियर में बर्फीला तूफान आया। दूसरी थ्योरी ये थी कि भूकंप के बाद शुरू हुआ था ये बर्फीला तूफान। और तीसरी थ्योरी क्या है, झील फटने के बाद ये महातबाही आई थी। तो आखिरकार सबसे पहला सवाल यही था कि जब ये फ्लैश फ्लड आया तो उसकी वजह क्या थी। तो शुरुआती थ्योरी क्या आई थी कि भोटे कोशी की सहायक नदी लौंदे में बहाव रुक गया है। अब बहाव क्यों रुक गया है, क्योंकि यही हो सकता है कि मलबा आ गया और जिसके बाद वहां पर एक ग्लेशियर लेक बन गया हो, जिस लेक के टूटने के बाद ही इतना ज्यादा पानी आया है। दूसरी थी कि भूकंप के बाद ये बर्फीला तूफान आया, यानी कि भूकंप आने के बाद जो ग्लेशियर है वो टूटा और उसके साथ पहाड़ के जो मलबा है और साथ ही साथ जो बड़ी तादाद में बर्फ है वो नीचे आ गया। अब तीसरी थ्योरी है कि झील फटने के बाद ये महातबाही शुरू हुई थी। अब ये तीनों जो थ्योरियां जो दी गई हैं उसमें अब जो लेटेस्ट जो हमने आपको बताया अपडेट है वो है कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से 5.2 का भूकंप आया था। लेकिन यह भूकंप भी किस लिए आया था, क्योंकि उससे पहले एवलांच आया था। एवलांच की वजह से ही यह भूकंप वहां पर महसूस किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल तिब्बत में बर्फ ने एक तरह से बम बनकर तबाही मचाई है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भूगर्भ वैज्ञानिकों के हवाले से दावा किया है कि तिब्बत में 2000 फीट चौड़े ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से तबाही आई है। 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे ये ग्लेशियर गिरा और उसके बाद तबाही आई है। और वहीं पर कनाडा के कैलगरी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 4000 फीट नीचे गिरकर तिब्बत के लौंदे नदी में यह बर्फ का टुकड़ा आया था और जहां पर बर्फ का टुकड़ा गिरा वहां पर ही बम विस्फोट जैसा असर हुआ। अब आपको सरल शब्दों में कैसे समझेंगे, आप सोचिए कि इतनी ऊंचाई पर जब ग्लेशियर जो मोटी चट्टानें होती है बर्फ की, जब वो टूटकर नीचे गिरते हैं तो उनके गिरने से भी जमीन हिल जाती है और जिसके बाद जो ब्लॉकेज बनता है, नदी में जो ब्लॉक हो जाते हैं और पानी उसके पीछे जमा हो जाता है, जब वो टूट के नीचे आता है तो इसी तरह का फोर्स निकल कर आता है। ये भूवैज्ञानिकों का कहना है, जियोलॉजिस्ट का ये कहना है। अब इसी तबाही का रूट हम आपको दिखा देते हैं कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने से किस तरह से ये पूरा का पूरा भूकंप आया था। अब देखिए, तिब्बत चीन जिरोंग जो बॉर्डर था जहां से लोग इधर से उधर जाते थे, यानी कि नेपाल से चाइना, चाइना से नेपाल, और रसुआ जो एक मेन शहर है या कह सकते हैं छोटा टाउन है, बॉर्डर पर जाने से पहले ये इसकी तबाही का एक महन कारण बना। उसके अलावा नुवाकोट, उसके बाद सैया बुरब्रेसी, तिमूरे, गांदिंग और उसके बाद चितवन। तो ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं जहां से ये पूरा रूट शुरू हुआ, आप जानते हैं कितने किलोमीटर का है? करीब करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा है जो इस पूरे तबाही में रहा है। यानी कि अगर गिरोंग जो ये नेपाल और चाइना बॉर्डर है जहां से लोग तिब्बत के लिए जाते हैं, इस बॉर्डर पॉइंट से जब शुरू होता है उसके बाद ये जिरोंग से आप जब रुसवा नेपाल पहुंचते हैं, इसका जो मेन शहर है धांचवी, और उसके बाद नुवाकोट होते हुए जब आप ढांडी पहुंचते हैं, चितवन पहुंचते हैं, तो ये जो पूरा रूट है करीब करीब 100 किलोमीटर का रूट है जो पूरी तरह से इसके आसपास जो भी नदी के किनारे रहा वो तबाह हो गया। और NH-46 जो NH-42 जो नेपाल का अहम हाईवे है जो इसी नदी के किनारे से गुजरता है, वो भी इसकी चपेट में आया है।
अब समय रहते अगर चीन की ओर से अलर्ट किया गया होता तो शायद लोगों की जान बच गई होती। नेपाल में जो तबाही आई है उसका पूरा रूट नदियों से होकर गुजरता है। नदी से कैसे सैलाब आया आपको इसका रूट भी मैं समझा देता हूं। और बड़ी बात है कि ये नदी के साथ साथ ही NH-42 गुजरता है जो सीधा 216 G216 जो चीन का हाईवे है उसको जोड़ता है, जहां से गिरोंग बॉर्डर से होते तिब्बत के लिए लोग जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये रूट है। तो लौंदे नदी ये चीन में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। अब यहां पर ही बताया जाता है कि ब्लॉक हो गया था, यहां पर ही मलबा आया और यहां पर एक ग्लेशियल लेक बन गया था टेम्पररी, यहां पर जिसको हम कह रहे हैं ना, यहां पर हिमस्खलन के बाद ब्लॉक हो गया। उसके बाद भोटेकोशी नदी है। भोटेकोशी नदी जो गिरोंग बॉर्डर है वहां से मुड़ते ही भोटेकोशी नदी सीधा आगे रुसवा की ओर आ जाती है। तो रुसवा नेपाल तक पहुंचे, उसके बाद रुसवा से आगे रुसवा गढ़ी, उसके बाद यहां पर ये त्रिशूला नदी के साथ भोशाकोटी नदी जुड़ जाता है। तो त्रिशूला फिर त्रिशूला नदी बन जाती है भोशाकोटी से। अब उसके आगे फिर नारायणी नदी, देवघाट नेपाल, और उसके बाद गंडकी नदी जो बिहार तक इसके अलर्ट के लिए कहा गया, क्योंकि ये पूरा रूट है जो पानी ऐसा पूरा नदी से होते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। अब तबाही कैसे आई ये भी आपको बताते हैं। ग्लेशियर के टूटने से लौंदे नदी ब्लॉक हो गई। ये लौंदे जो नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो ब्लॉक होने के बाद जिसने, और लौंदे नदी का जो रूट है वो बिल्कुल निकलता है गिरोंग चेक पोस्ट से, जिसकी तस्वीरें आपने देखी थी, जहां पर करीब करीब 5 से 6 मंजिल के मकान पूरी तरह तिनके की तरह बह गए। लौंदे पर अस्थायी बांध जैसा बनाया गया था क्योंकि वो बॉर्डर चेक पॉइंट है, वो वहां पर एक चेक पॉइंट बनाया गया जिसकी वजह से वहां पर पानी बहुत कम निकलता है, क्योंकि एक एल शेप्ड है, ऐसे एल शेप्ड जगह है। मलबे ने प्रेशर से यहां पर रास्ता बनाया, क्योंकि जो पूरा का पूरा पानी आया था तो उसने तोड़ दिया और इसी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा रहा और भोटेकोशी नदी में उसके बाद सैलाब आ गया। और जैसे ही भोटेकोशी नदी आगे की और रुसवागढ़ी की ओर गई, बस उसके बाद आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो वहां पर आसपास जो मकान बने हुए थे, जो पूरा का पूरा एक कस्बा था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और ठीक बिल्कुल नदी के साथ, ये भोटेकोशी नदी के साथ, त्रिशूला के साथ NH-42 जाता है और यहीं से लोग कनेक्ट करते हुए सीधा आगे जो G216 हाईवे है चीन का, उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये पूरा नेपाल का हमने आपको बता दिया कि नदी का क्या रूट था जिसमें ये तबाही आई थी। अब इस सैलाब से तिब्बत में भी भारी तबाही आई है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक तिब्बत में 550 से ज्यादा लोग लापता हैं। यह संख्या और बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक तिब्बत के केवल 2 गांव तक ही रेस्क्यू टीम पहुंच पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरे जोर शोर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही गिरोंग, यही वो गिरोंग बॉर्डर पॉइंट है जहां पर लोग नेपाल से तिब्बत की ओर जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो जत्था मौजूद था वो इसी जगह पर मौजूद था, गिरोंग के चेक पोस्ट पर। और गिरोंग के चेक पोस्ट पर ही सबसे पहला इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि लौंदे कोला जो रिवर है, जो नदी है, उसी के अंदर ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए कि यहां पर आपको दाईं तरफ से, ये दाईं तरफ से पूरा मलबा आते हुए दिखाई दे रहा है। जो दाईं तरफ से जो मलबा आया है वही है लौंदे खोला नदी, और उसके ठीक सामने जो दिख रहा है पल्ली तरफ जो आपको दिखेगा वो है भोटेकोशी। जब अब नेपाल में एंटर करती है नदी, जब नेपाल जाती है तो भोटेकोशी बन जाती है। तो यहीं पर ही सबसे पहला इंपैक्ट आया और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा बॉर्डर पॉइंट बना हुआ था, करीब करीब 5-6 मंजिल ये यहाँ पर मकान है। इसके पास एक हिल व्यू होटल भी बना हुआ था, वो भी 4 मंजिला था। दोनों पूरी तरह से तबाह हो गए और ये पूरा का पूरा जो मलबा है फिर आगे भोटेकोशी होते हुए रुसवा की तरफ चला गया और रुसवा से आगे फिर ये निकलते हुए नुआकोट होते हुए ढांडी तक पहुंचा है। यहां से जिस बॉर्डर पॉइंट को हम दिखा रहे हैं, यहां से लेके चितवन तक करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। और सोचिए 100 किलोमीटर के पूरे फासले को तय करने में कितने मिनट लिए होंगे। और जब यह बताया जाता है कि ग्लेशियर फूटा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये हिट कर चुका था रुसवा के इलाके को। तिब्बत में कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका अंदाजा आपको कुछ तस्वीरों को देखकर लग जाएगा। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बना केरोंग पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसी पोर्ट से नेपाल और चीन के बीच सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। यहां सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे अचानक लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। स्कोर्स आर डेड, हंड्रेड्स आर मिसिंग। और उसके बाद जो तबाही आई, उसके बाद के जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 160 से ज्यादा हो चुका है और लगातार जो है वो स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। अब देखिए, चीन ने
अगर सच्चाई नहीं छिपाई होती तो तबाही इतनी बड़ी नहीं होती। अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर ली गई होती नेपाल के साथ तो कम से कम जानें बचाई जा सकती थी, नुकसान जानों का कम से कम होता। अब देखिए, तिब्बत के केरुंग काउंटी में सुबह 10:30 बजे तबाही की एंट्री होती है और यहीं से यह तबाही आगे बढ़ती है नेपाल की जानिब। केरुंग के काउंटी से तबाही की शुरुआत हुई और उस वक्त वहां पर जो समय का अंतर आप देखिए, बहुत तेजी से स्क्रीन बदल रही है। नेपाल के समय के मुताबिक सुबह 8:15 बजे उनके यहां तबाही आई और स्थानीय मीडिया का दावा है कि 45 मिनट के बाद उनको इस बात की खबर दी गई जब पहला सैलाब जो है तिब्बत में आया। उसके बाद 45 मिनट का गैप हुआ। चीन ने नेपाल को दोपहर 1:35 पर सैलाब के बारे में खबर दी है और इसके कुछ ही वक्त के बाद सैलाब ने नेपाल के अंदर हिट कर दिया है। मतलब यह कि अगर वक्त रहते इंफॉर्मेशन नेपाल के साथ शेयर कर दी गई होती, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, तब इतनी बड़ी तबाही, इंसानी जो जाने गई हैं उसको बचाया जा सकता था। नेपाल चीन बॉर्डर पर केरुंग पोर्ट का निर्माण हुआ है, जहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और स्थानीय वक्त के मुताबिक देखिए सुबह 10:30 पर तबाही आई और नेपाल को खबर कब दी गई है? 1:35 पर। पोर्ट की जो 5 मंजिला इमारत है वो मलबे और कीचड़ से ढक गई। आप जब तस्वीरें देखेंगे तो पूरा ऊपर से जो है पानी और मलबा आ रहा है। ये जो तस्वीर आप ये सामने देख रहे हैं, ये पूरा जो है मलबे और पानी से ढक गया। पोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का अहम हिस्सा है। यहीं से जो है ये कनेक्टिंग हिस्सा है, नेपाल और चीन को ये हिस्सा कनेक्ट करता है और यहीं से तबाही की शुरुआत हुई। चीन ने केरुंग पोर्ट को 2 नदियों के संगम पर बनाया है। ये जो केरुंग पोर्ट बना हुआ है ये 2 नदियों के संगम की जगह पर बनाया गया है और इससे ही ऊपर के हिस्से में जहां बताया गया कि ग्लेशियर टूटा और उसने एक नदी को ब्लॉक किया, पानी वहां इकट्ठा होने लगा और पानी जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया उसके फोर्स से ग्लेशियर टूटा और फिर वो बहुत फोर्स के साथ सारा पानी जब आगे बढ़ा तो उसने तिब्बत और नेपाल में भारी तबाही मचाई। नेपाल में जो तबाही आई उसने तिब्बत से एंट्री ली। ग्योरोंग पोर्ट जो कि तिब्बत चीन सीमा पर है, यह इमिग्रेशन और कस्टम का कॉम्प्लेक्स है, यहीं से तबाही शुरू हुई। अगर चीन ने अलर्ट कर दिया होता तो शायद नेपाल में इतने लोगों की जान नहीं जाती। नेपाल में आई भीषण भयंकर तबाही ने अब तक 165 लोगों की जान ले ली है। करीब 1000 लोग अब भी लापता हैं। 40 से ज्यादा पुल बह गए, 50 हाईवे तबाह हो गए, कई मकान, बाजार, सब कुछ, इन सारी चीज़ों का नामो निशान मिट गया। पलक झपकते ही गांव के गांव जल समाधि ले चुके थे। अब शहर की जो तस्वीरें आ रही हैं ये पूरी तरह से जल समाधि लिए हुए, मलबे में दबे हुए शहरें नजर आ रही हैं। सवाल चीन की नीयत पर भी उठता है कि क्या यहाँ पर हिमालयी क्षेत्रों में वो कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? क्या इसी वजह से ग्लेशियर मौत का मंजर नेपाल में लेकर आया? क्योंकि ये जो इलाका है, इसी इलाके में नेपाल के ठीक सटे हुए जो हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पर जो तिब्बत का हिस्सा है, यहाँ पर लगातार चीन कई सारे प्रोजेक्ट बना रहा है, खास तौर पे डैम्स बना रहा है। और नेपाल में बीते दिनों आई विनाशकारी बाढ़ के बाद ग्लेशियर झीलों से जुड़े खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों का आकलन है कि 47 ग्लेशियर झीलों को संभावित रूप से खतरनाक बताया गया है। इनमें 21 नेपाल और 25 तिब्बत में है और इनके फटने पर अचानक बाढ़ आ सकती है, जिससे नदी घाटियों में सबसे ज्यादा खतरा बन जाता है। तो खतरनाक कितने हैं आपको बता रहे हैं। 47 ऐसे ग्लेशियर झील बने हुए हैं नेपाल में, इसमें 21 है, तिब्बत में 25 इस तरह के ग्लेशियर लेक बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल और साथ ही साथ तिब्बत में इतने ज्यादा ग्लेशियर लेक क्यों बन गए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि चीन की ओर से, जैसे कि 3 गॉर्जेस डैम है जो दुनिया के सबसे बड़े गॉर्जेस डैम में माना जाता है, उसी की तरह से एक और जो डैम तैयार कर रहा है वो तिब्बत में ही है और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है वहां पर बनाने के लिए वहां पर ब्लॉक किए जा रहे हैं, वैलीज को ब्लॉक किया जा रहा है, नदियों को ब्लॉक किया जा रहा है और उसी का असर यह है कि मलबा आ रहा है, वहां पर कृत्रिम भूकंप आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसके वजह से ये जो पूरा का पूरा इलाका है बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया है तिब्बत के इलाके में। और यही वजह कि नेपाल और तिब्बत में आप देखिए कि कुल मिलाकर 21-22 यानी 47 यहां पर इस तरह के ग्लेशियर लेक बन गए हैं और कभी भी इनमें अगर हल्का सा भी झटका लगता है तो टूटेंगे, उसके बाद इसी तरह की त्रासदी होगी जिस तरह से पिछले साल भी हुआ था। किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि पिछले साल भी अगस्त के महीने में नेपाल में इसी तरह से फ्लैश फ्लड आया था जिसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी। अब नेपाल में आई तबाही की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं।
दिल दहला देने वाला ये वीडियो नेपाल के रुस्वा जिले का है। अचानक आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड में हाहाकार मच गया। यहाँ पर आप देखिए कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां पर यही लोग काम कर रहे थे। फिर अचानक जब वो काम कर रहे थे, पीछे से आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लहर की तरह ये पूरा का पूरा एक फ्लैश फ्लड, जिसको हम कहते हैं हिमालयन सुनामी, जैसा केदारनाथ में देखने को मिला था, उसी तरह से हिमालयन सुनामी की एक ऊंची लहर आ रही थी और अपने सामने जो भी उसको मिल रहा था वो सबको अपने साथ ले जा रही थी, तबाह करते हुए बढ़ रही थी। और वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, किसी तरह से उन्होंने खुद जान बचाई है, भागकर जान बचाई है। अब रुस्वागढ़ी, जहां पर धुमचे में ये बनाया जा रहा था पावर प्रोजेक्ट, ठीक उससे आगे जाके धांडी बेसी में भी इसी तरह से एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से तबाह हुआ है। Oh my god, Mario, भाग कटाओ भाग। अब तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नेपाल के नुवाकोट जिले की तस्वीर है। तबाही में त्रिशूली बाजार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। दुकान, मकान, गाड़ियां, सब कुछ तिनके की तरह बह गए। हाहाकार मच गया। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। नदी के दोनों तरफ जो रिहायशी मकानात हैं और उससे सटा हुआ जो पूरा बाजार है, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब जब दो तस्वीरों को आप कंपेयर करेंगे, एक तबाही से पहले की और तबाही के बाद की, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी त्रासदी नेपाल ने झेली है। अब नेपाल में केदारनाथ जैसी तबाही आई, बड़े बड़े चट्टान सैलाब में तिनके की तरह बहते हुए नीचे आ गए। तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको चारों तरफ तबाही नजर आएगी और साथ ही कुछ तस्वीरें आती हैं जिसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो पत्थर बोल्डर्स है वो पानी में तिनकी की तरह बहते हुए लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं और उनके सामने जो कुछ भी आया उसको सब कुछ तबाह कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नुवाकोट में जिस वक्त ये त्रासदी आए, लोगों को पता ही नहीं था। लोग रोजमर्रा की तरह सड़कों पर मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे और फिर अचानक ही एक ऊंची लहर आती है और सब कुछ अपने साथ मिटाते हुए चली जाती है। उसके बाद जो रह जाता है वो है ये तबाही, जिसमें मकान ख़त्म हो चुके हैं, ज़मींदोज़ हो चुके हैं। जो बचे हैं उनकी हालत ऐसी नहीं कि लोग वहाँ पर रह पाए और कितनी ऐसी ज़िंदगी होंगी जो इस मलबे के नीचे दब चुकी हैं। अब कोई आएगा उनको बचाएगा, इस पर बहुत बड़ा यहाँ मलबा देखिए अमित, एक फ्लोर पूरा जो है वो मलबे में भर चुका है। पूरा एक फ्लोर मतलब 8 से 10 फीट यहाँ पर मलबा, और नदी की चौड़ाई आप देखिए किस कदर ज़्यादा हो चुकी है। तिब्बत से आया फ्लैश फ्लड जो है वो नेपाल को तहस नहस कर गया। चीन के त्रिशूली और भोटे कोशी से होते हुए फ्लैश फ्लड ने नेपाल के रसुआ में तबाही मचाई और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद जो तबाही आई वो सबने देखी है। भोटे कोशी और त्रिशूली ये दोनों नदियां चीन के तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल से होते हुए भारत में आती हैं। भारत में अलग नाम से जानी जाती हैं और नेपाल में अलग नाम से। उन्हें मुख्य रूप से भारत में गंडक और कोसी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नदियों से फ्लैश फ्लड नेपाल पहुंचा और भयानक तबाही मचा। और नेपाल में तबाही की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तबाही की तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त क्या हालात थे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जो तबाही की जो तस्वीर ये आ रही है ये नुवाकोट या फिर रुस्वागढ़ी की है। रुस्वागढ़ी क्योंकि पहला ऐसा पॉइंट था जहां पर आबादी बसी हुई थी और रुस्वागढ़ी में जब ये पहली बार सुनामी के इस लहर ने हिट किया, टकराया, तो आप देखिए कि कुछ एक मकान ही बचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखते हैं, तबाही से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर ये जो नदी है ये भोटे कोसी है।
भोटे कोसी नदी जब तक रुस्वा में है, रुस्वा गढ़ी में है, धुमचे ये जो जगह, इस जगह का नाम है धुमचे, ये मेन यहाँ का हेडक्वार्टर है। और यहां पर जब ये तबाही मची उस वक्त आप देखिए कि लोगों को शायद इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ उसकी दूसरी तस्वीर बता रही है कि सब कुछ जमींदोज हो गया, मिट्टी में सब कुछ मिल गया। अब इन दो तस्वीरों को देख करके हमारे दर्शक अंदाजा लगा पाएंगे कि जो पहली तस्वीर है उसमें दाईं और नदी के दोनों साइड में जो इमारतें लगा पूरी बनी हुई दिख रही हैं, तबाही के बाद वो सारी इमारतें साफ हो चुकी हैं, उनका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है।